नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए जो आयोजित करती है, मतलब जिन्हें हम IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आज IAS का रिजल्ट आया। उत्तीर्ण हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूं। जो लोग रह गए हैं उनको भी आशीर्वाद, अगले बार में प्रयास करें। संघ लोक सेवा आयोग 3 बार मौका देती है और कोई भी मौका अंतिम मौका नहीं होता। लेकिन अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका पहला प्रयास ही आपका अंतिम प्रयास है, उत्तीर्ण होने की संभावना ज्यादा होती है। जो आज परीक्षा परिणाम आया उसमें हर्ष का विषय है कि सभी ने उत्तीर्ण की, जो लोगों ने उत्तीर्ण किया है। लेकिन अगर मैं थोड़ा पार्शल हूं तो जो परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लड़की लाई है वो उत्तर प्रदेश की है। वही उत्तर प्रदेश जहां का मैं वोटर हूं, जहां का मैं नागरिक हूं। उससे भी ज्यादा खुशी, सुकून और आनंद वाला खबर है कि मेरे गृह जनपद बलिया उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों ने इस परीक्षा में सफलतापूर्वक सम्मान सहित उत्तीर्ण हासिल किया है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात कि उन तीनों के तीनों बच्चे मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र बैरिया के रहने वाले हैं। हालांकि वो देश के किसी भी कोने के होते तो मेरे आशीर्वाद के योग्य होते, मेरे आशीर्वाद के लायक होते, मेरे शुभकामनाओं के लायक होते, लेकिन वो बिल्कुल जैसे अपने जैसे लग रहे हैं। एक बेटी ने अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है और 2 बच्चों ने। 3 बलिया के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ साथ जो लोग रह गए हैं उनको भी मैं अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। अगले बार में वो जरूर उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि गिरते हैं वही जो सवारी करते हैं। विकलांग लोग क्या गिरेंगे जो सवारी ही नहीं करते। तो आप बहादुर लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, इसीलिए बलिया का नाम आपने बढ़ाया है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में 3 बच्चों का निकलना रेशियो के हिसाब से देखे तो मैं समझता हूं कि ये पहली बार हुआ है। और इसलिए हुआ है कि अगर लाइटर मोड में कहें तो मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है कि बलिया से भी 3 बच्चे एक ही परीक्षा में पास कर सकते हैं। खैर, आज महत्वपूर्ण विषय ये नहीं था। महत्वपूर्ण विषय तो आज ये भी था कि अभी समाचार चैनलों पर वो ओरिजिनल वीडियो फुटेज चलने लगे हैं जो ज्ञान वापी मंदिर, श्रृंगार गौड़ी मंदिर के अंत भाग का है। वो ओरिजिनल वीडियो है। वो सर्वेयर और सारे वादी प्रतिवादियों के सामने शूट किए गए हैं, इसलिए उस वीडियो में किसी तरह की छेड़छाड़ और किसी तरह की एडिटिंग का कोई संभावना नहीं है। वो ओरिजिनल और एजेटिक वीडियो है, जैसा देखा वैसा पाया वाला है। उन वीडियो में अब ये साफ हो गया है कि वो पवित्र शिवलिंग ही है जिस पर एक सफेद कुछ डाला गया है उसका स्वरूप बदलने के लिए। जब उसमें सफाई कर्मचारी उसकी सफाई कर रहे हैं तो वो चटक करके ऊपर निकल गया और नीचे वाला पत्थर बड़ा सही सलामत भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है। लेकिन चूंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं, कानून का सम्मान मेरे पास है, मामला न्यायालय में लंबित है, तो मैं इस विषय पर बहुत कुछ कह करके न्यायालय के गरिमा और उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करूंगा। वो पवित्र शिवलिंग था, है और रहेगा। न्यायालय क्या करेगी वो न्यायालय का काम है, उस विषय पर और ज्यादा कुछ नहीं। मित्रों, आज महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि दिल्ली का बवाल, राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल और खुद को ईमानदार साबित करने का धुन रचा हुआ अरविंद केजरीवाल के डकैत मंत्री डॉक्टर जैन का आज कलई खुल गया। ईडी ने वापस उसको गिरफ्तार किया। वो 8 साल से किसी न किसी तरह से बचता आया है, लेकिन अब लग रहा है कि बचेगा नहीं, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैन तो एक मोहरा है,
ईडी ने छोर पकड़ा है तो वो डोर वहां तक जाएगी जो पतंग उड़ रहा है, उसका डोर पकड़ लिया ईडी ने। और भारतीय जांच एजेंसियां थोड़ी जांच धीरे करती है लेकिन बहुत बारीक और बहुत सफाई से करती है। ऐसा बहुत लोगों के मामले में पाया गया है। मुझे अपने जांच एजेंसियों के तटस्थता और उनके कर्तव्य परायणता पर पूरा भरोसा है। ये मामला जरूर केजरीवाल तक जाएगा, क्योंकि केजरीवाल अपने ठुल्लों को कमाने की छूट नहीं देगा जब तक उसको मोटी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो ये मामला कहां तक जाता है, कहा जाता है ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, कितनी दूर जाएगी ये देखने वाली बात है। खैर, आज जो मैंने मुद्दा बनाया, हाँ चंद्रमा भाई को नमस्कार। आज जो मैंने मुद्दा बनाया है, जिसको मैंने सोचा है कि मुद्दा बनाऊं, हाँ अजय भाई को भी नमस्कार। वो मुद्दा था कांग्रेस के जो राज्यसभा के उम्मीदवारी घोषित की गई है उस पर। मित्रों, सबसे पहले तो किसी भी राजनीतिक दल का अपना विवेकाधीन विवेक है, अपना अधिकार है कि वो किसको राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए मानती है। चूंकि राज्यसभा उम्मीदवारी एक निश्चित विजय का प्रतिबिंब है, मतलब जितने लोग विधायक होंगे उस हिसाब से वहां पर कैंडिडेट दिया जाता है और वो लोग 100% जीत की उम्मीद होता है। कभी कभी 1-8% कुछ हो जाता है, जैसे पिछले बार गुजरात में हो गया था। अहमद साहब और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो विधायकों का घेरबान हुआ। उन एकाध घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ये निश्चित जीत माना जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा गणित का मामला है और गणित के हिसाब से उम्मीदवार तय किए जाते हैं। तो कांग्रेस के पास जितने उम्मीदवारों की हैसियत थी उतने उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दिया है। अब चर्चा इसी पर कि टिकट किसको दिया है। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इस चीज को ध्यान में रखकर टिकट नहीं दिया है कि जहां जहां चुनाव हो वहीं के लोगों को अनुकंपित किया जाए। एक सीधा और सपाट शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है और ये दिख भी रहा है, क्योंकि जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव असंभावी है, जो तुरंत चुनाव होने वाले हैं या अगले साल या जो अब चुनाव आएगा उन्हीं का होगा, उन राज्यों का कोई प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व राज्यसभा उम्मीदवारी में नहीं दी गई। तब सवाल है कि जिन लोगों को दी गई है उन लोगों की क्या योग्यता है। मित्रों, राज्यसभा उम्मीदवार सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। असल में राज्यसभा क्यों बना, पहले इस विषय पर आपको थोड़ी सी बात रखूं। राज्यसभा जब हमारे विद्वान संविधानविदों को यह लगा कि भाई लोकसभा का चुनाव सीधा सीधा चुनावी मैदान में लड़ झगड़ करके अपने आप को साबित करके और जनता का आशीर्वाद ले करके सदन में पहुंचने का माध्यम है, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो चुनावी माहौल में या चुनावी लड़ाई में अपने आप को नहीं तैयार कर पाते हैं, उस योग्य अपने आप को नहीं मानते हैं कि वो इस तरह की टसल भरी जीवन और पथरीली रास्ते से हो करके आवे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने में आपको कई चीजों से समझौता करना पड़ता है, अपने अंतरात्मा को कई बार मारना पड़ता है और अंतरात्मा के आवाज को दरकिनार कर जनता की आवाज को में झूठी वाहवाही करनी पड़ती है। कई बार आप समझते हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल गलत और वाहियात और बेकार है, लेकिन आप भीड़ को भांप करके उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपको कई ऐसे लोगों के सामने खुद को झुकाना पड़ता है जो के सामने आप चलना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उनका वोट आपको चाहिए। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं। देश में स्वाभिमानी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सदन में होना अत्यंत आवश्यक है सदन की गरिमा बनाने के लिए। इसीलिए इसका उच्च सदन नाम रखा गया। मतलब इसमें ऊंची सोच वाले लोग, चाहे शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, इस तरह के लोगों के लिए ये आरक्षित की तरह से बनाया गया था कि जैसे कोई साइंटिस्ट है जिसके ज्ञान का सदन उपयोग कर सकती है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके जैसे लोगों के लिए राज्यसभा बनाएगा। कोई कलाकार है, कला क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए है, वो चुनाव लड़ करके नहीं आना चाहता, लेकिन उसकी योग्यता सदन में बहुत आवश्यक है। कला क्षेत्र की बात कैसे सदन में पहुंचेगी, तो उन जैसों के लिए बनाएगा। जैसे कोई खिलाड़ी है,
तो वो नहीं चाहता कि मैं चुनावी मैदान में आऊं। वो किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा कहेगा, बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसके तो फॉलोअर सभी पार्टी के लोग हैं और सभी लोग हैं। तो उसके लिए बनाया गया था, कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जो जिनका सदन में रहना तो बड़ा जरूरी है, लेकिन वो किसी कारण से 1 वोट 2 वोट या थोड़े अंतरों से हार गए। लेकिन सदन के नेता को लगता है कि भाई ऐसे आदमी का तो सदन में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आदमी तो सदन के मर्यादा को ऊंची आसमान तक पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों को जरूर सदन में होना चाहिए, उसको इस बात की चिंता रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए राशन बनाया गया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि राज्यसभा को बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ, फायदा और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब राज्यसभा में 3 ही लोग आ रहे हैं। पहला, वो लोग जो राजनीतिक रसूख तो रखते हैं, लेकिन जनता उनको बिल्कुल ठुकरा देती है, या वो जनता उनको पसंद नहीं करती, वो गांव का प्रधानी का चुनाव भी लड़ देंगे तो भी हार जाएंगे। ऐसे लोग जीतकार हैं क्योंकि उनके पास केंद्रीय नेतृत्व का उनके सर पे हाथ है, और वो होते ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वो वाली स्थिति। दूसरे वो लोग हैं जो वोट बैंक में फिट होते हैं, जिनके हिसाब से आप वोट बैंक निर्धारित कर सकते हैं, जो मसल पावर वाले लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, जिनके वजह से चुनावी माहौल फिजा को बदला जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे लोग आ रहे हैं। और तीसरा, आजकल अरविंद केजरीवाल के जमाने से खास तौर से ये मामला बढ़ा। हालांकि उद्योगपति पहले भी थे, लेकिन वो आरक्षित वर्ग में आते थे, क्योंकि राज्यसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन और 2 सीट उद्योगपतियों के लिए आरक्षित है। लेकिन आज का जो नौ धनाढ़ लोग आते हैं, वो पैसे के दम पर आते हैं, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के गुप्ता को दिया या पंजाब के एक और आदमी को दिया। ऐसे ऐसे कामों के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में भेजने की परंपरा करीब करीब विलुप्त होती आ रही है, और ये सभी पार्टियों के लिए है। ये नहीं है कि इसके लिए कोई और पार्टी अछूती रह गई हो। कोई पार्टी किसी बड़े साइंटिस्ट को राज्यसभा में नहीं भेज रहा, कोई पार्टी किसी बड़े इंजीनियर को लोकसभा राज्यसभा में नहीं भेज रही है, कोई पार्टी किसी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को राज्यसभा में नहीं भेज रही है। वो सब इन सब मापदंडों को तोल मोल करके तब जा करके भेज रही है। तो कांग्रेस भी कैसे, मैं कांग्रेस को कैसे दोषी दूं? लेकिन जो लोग अब की बार राज्यसभा का टिकट पा गए, उस पर तो चर्चा की जानी चाहिए ना। मित्रों, आज एक हैशटैग चला, मुझे भी बड़ा तकलीफ हुआ उस हैशटैग को पढ़ करके। मैं पहले कह चुका हूं कि टिकट देना सोनिया गांधी राजमाता कांग्रेस का अधिकार है, जिसको चाहे दें, उस पर किसी का बस नहीं चलेगा। और कांग्रेस में तो वैसे भी किसी का नहीं चलता, खाता ना बही जो सोनिया जी वो कहे सही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी वाली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी करीब करीब यही है, खाता ना भाई जो मोदी जी कहे वो सही, वो दिख भी रहा है। तो इसके लिए कोई कांग्रेस को ही दोष दे, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश कहेगा वो सही, मायावती पार्टी में जो मायावती कहे सही, ममता बनर्जी पार्टी में ममता बनर्जी कहेगा, तेलुगु देशम पार्टी में जो तेलुगु देशम का नेता कहे वो सही, स्टालिन की पार्टी में जो स्टालिन, मतलब ये हर जगह, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या उसी में नहीं है। शिवसेना में जो ठाकरे परिवार का है वो सही, ये तो अब हर जगह है। तब सवाल है कि एक हैशटैग चला, सबसे पहले उसको नगमा ने ट्वीट किया, और नगमा ने एक लंबा चौड़ा अपना दुखड़ा व्यक्त किया। उसको खेड़ा ने, महिला साहब को नमस्कार, जी प्रणाम, उसको खेड़ा साहब ने रिट्वीट किया, और उन्होंने लिखा कि शायद हमारी तपस्या कम रह गई थी। फिर नगमा ने मुझको कहा कि शायद मेरी भी इतने पुराने तपस्या में कमी रह गई थी, फलाना ढिमाका। मित्रों, इस बात की तो चर्चा होनी ही चाहिए कि कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवारों का चयन किया है उसका आधार क्या है। कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी का चयन किया है जो 2019 में पहली बार कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिया था। उस आदमी को जब मैं गूगल पे तलाश किया कि भाई ये कौन आदमी है, क्योंकि हम लोग भी समाज में रहते हैं तो सभी लोगों को जानते हैं, और ये तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी में अगर किसी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए तो हम लोग तो जरूर जानेंगे, क्योंकि हमारी हर पार्टी में आना जाना है और हर पार्टी के नेताओं से संपर्क है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। ना तो मैं कोई कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ, ना ही भाजपा का, ना सपा का, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ।
लोकतंत्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव में, यहाँ तक कि ग्राम सभा नहीं चुनाव में मैं मतदान करता हूँ और वो गुप्त है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं। हालांकि मैं बहुत बार कहा हूँ कि मैं किसको वोट करता हूँ, और मैं किसी पार्टी को वोट नहीं करता हूँ, आदमी को वोट करता हूँ, व्यक्ति को वोट करता हूँ। अब वो जिस पार्टी के भाग्य में चला जाए वो उसका सौभाग्य है। एनीवे, तो जब मैं एक नाम पढ़ा, वो नाम सुना ही नहीं गया था। बहुत बार आया, अपने यार दोस्तों मित्रों से पूछा कि ये कौन आदमी है। पता चला कि वो अतीक अहमद का बड़ा पुराना खास और अंतरंग संबंध, मतलब नजदीक आदमी है, उसकी यही काबिलियत है, और उसने कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया। और जो कुछ लोगों का नाम है, अब सब लोगों का नाम लेकर के किसी का छीछा लेकर करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन जो लोग राज्यसभा का टिकट पाए हैं उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी योग्यता उन जैसे लोगों को जो टिकट नहीं पाए हैं उनसे, उनके बराबर भी हो, पासंग में भी हो। राजीव शुक्ला को पूरे देश में कितने लोग जानते हैं, कार्यकर्ता जो उनको वोट देगा। राजीव शुक्ला की छवि जो है वो सबको पता है, वो क्या छवि है उसका। अब राजीव शुक्ला को टिकट मिल गया, राजीव शुक्ला को अगर गांव के प्रधान की चुनाव लड़ा दिया जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनका प्रस्तावक नहीं मिलेगा, जीतना तो बड़ा दूर होगा। उसी तरह से सुरजेवाला हरियाणा के राजनीति में सक्रिय है, मुख्यमंत्री का दावेदार अपने आप को मानता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हरियाणा में उसकी कितनी हैसियत है कि हरियाणा से उसको उम्मीदवार ना बना करके राजस्थान भेजा गया, जहां गहलोत साहब को दबाव बनाया गया कि भाई इसको जितवा कर ले आओ। मतलब जो आदमी हरियाणा का है उसको राजस्थान भेजा गया, और जो आदमी राजस्थान का या बाहर का महाराष्ट्र का है उसको हरियाणा भेजा गया। अगर हरियाणा से राज्यसभा की सदस्य संख्या में एक सदस्य जिताने भर की आपके पास सदस्य संख्या थी, तो आप अपने हरियाणवी को राजस्थान किस लिए भेजे? मतलब उसका हरियाणा में कितना छवि है। हरियाणा के विधायक बिल्कुल इनकार कर दिए होंगे कि जी भाई मैं तो किसी भी कीमत पर आपको वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे कांग्रेस पार्टी निकाल दे। ऐसा सोनिया जी को लगा होगा, प्रियंका जी को लगा होगा कि भाई अगर सुरजेवाला को हरियाणा से चुनाव का टिकट मिलता है तो विधायक कहीं बगावत ना कर दे, ऐसा उनको फीडबैक मिला होगा। क्योंकि आखिर क्या कारण है कि हरियाणा का सुरजेवाला, जहां से वो चुनाव लड़ा था, अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, वो अलग बात है कि चुनाव हार गया, वहां का रहने वाला आदमी को राज्यसभा में राजस्थान से भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, वही उत्तर प्रदेश जहां का मैं मतदाता हूं, और 3 MP का टिकट मिल गया। आपको असत्य को उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश ने राहुल गांधी को झटका दिया है, अगले बार सोनिया गांधी को भी झटका मिल जाने के चांसेस है। उम्मीद तो पिछले बार भी जाता, लेकिन ऊंचे स्तर पर इस सब चीज एक ही है, कांग्रेस नेतृत्व को बिल्कुल नेतृत्व विहीन करने की शायद मोदी जी की इच्छा नहीं रही होगी, और मुलायम सिंह ने तो समर्थन ही कर दिया था। तो उस सब ऊपर की 60-60 सेटिंग रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी एक बहुत हाई फाई पर्सनालिटी लड़ते थे, तो उनके विरुद्ध कोई नहीं लड़ता था। हालांकि वो कोई भी लड़ता वो जीतते, बलिया के बड़े प्यारे थे और बड़ा आदरणीय भी थे, लेकिन फिर भी ऊपर वाले राजनीति में लोग अपना घोषित उम्मीदवार उनको बेशक ना बने, बट अपना कैंडिडेट नहीं देता रहा, तो उनका वोट कहाँ जाएगा? झक मार के उन्हीं कहाँ जाएगा? तो वही सोनिया गांधी क्या भी था, कई लोग घोषित समर्थन देते, कई लोग, तो सोनिया जी को भी झटका लगने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री पर प्रभावित रखती हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रभावित करती हैं, दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती हैं, कांग्रेस में हावी है इस टाइम। अगर राहुल गांधी हार की जिम्मेवारी लेकर के अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, राहुल गांधी पर खूब दबाव बनाया गया, उस दिन से आज तक लगातार दबाव बनाया गया। जयपुर अधिवेशन में इस बात की पूरी कोशिश की गई कि राहुल गांधी को मना लिया जाए कि वापस अध्यक्षता ले, लेकिन राहुल गांधी की इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई उस जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ा, दोबारा उस मुद्दे के सॉल्व हुए बगैर कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं ले रहा है। तो अगर वो अपने आप को इतनी त्याग कहिए, या अपने आप को इतना बड़ा सजा दिया कहिए, या अपने आप की अपनी औकात को खुद ही में बता देना कहिए, तो फिर प्रियंका गांधी को तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो आदमी 22-23 सदस्य संख्या दिया था विधानसभा में, उसको आप 2 पर ले आनी,
तो क्या आपको पारितोषिक के रूप में पार्टी पर पूरा प्रभाव जमाने का मौका मिले? ये किस तरह की राजनीति है? क्योंकि जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सारे के सारे आपके निजी चमचे हैं, निजी मतलब किचन कोठरी के लोग हैं। कोई आपके सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है, कोई आपके किचन का सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है, कोई आदमी इस काम के लिए है जिसको सिर्फ तमेव माता तमेव चपिता करना होता है, और तो कोई खासा राजनीतिक योगदान नहीं है आपके लिए। तो क्या कांग्रेस में कार्यकर्ता के जगह सिर्फ ऐसे लोगों को राज्यसभा जैसे टिकट का पारितोषिक या उत्कोच मिलेगा जो लोग प्रियंका गांधी के निजी सुख सुविधा और निजी चाकरी के लिए खुद को झोंक देंगे? कांग्रेस के प्रति उनका कोई जवाबदेही नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति तो भाड़ में जाए राष्ट्र। कम से कम कांग्रेस का भला चाहने वालों का तो कुछ भला कांग्रेस करती। जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां के लोग जब पूछेंगे कि भाई जब कांग्रेस को टिकट देना पड़ा तो जाकर के उत्तर प्रदेश से 3-3 लोगों को टिकट दे दिया गया, हमारे वाले लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया गया? अभी राजस्थान का जब चुनाव होगा तो राजस्थान की जनता पूछेगी कि भाई पूरे राजस्थान में कोई काबिल नहीं था जो दिल्ली का टिकट लेता राज्यसभा जाने के लिए, आपको बाहर से हरियाणा से और अलग अलग जगहों से आदमी को बुलाना पड़ा। हमारे सारे लोग नगण्य और निकम्मे थे। हम जब निकम्मे थे तो हमारा वोट आपको क्यों चाहिए? या कांग्रेस नेतृत्व तो ये जान गया है कि राजस्थान में अगले बार तो कांग्रेस को वैसे मुंह की खानी है, भाजपा वहां से जीतेगी, क्योंकि परंपरा रही है कि राजस्थान में एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, भाजपा, तो अब की बार भाजपा का टर्म है। तो सोच रहे कि वैसे भी भाजपा ही आनी है तो कम से कम अपने किचन कैबिनेट को ही राज्यसभा दे करके अनुकंपित कर दो। मित्रों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा कि मैं किसी नाम से बोल रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस में इतने उम्मीदवारों में क्या कोई मुसलमान नहीं दिखा? कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि भाई किसी मुसलमान को वोट दे दे? मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि हर मामले में कांग्रेस मुसलमान 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 करती है। भारतीय जनता पार्टी से बार बार कांग्रेस ये प्रश्न पूछती है कि आपके किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, और कांग्रेस के इस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी हंसी में उड़ा देती है या बगले झांकने लगती है। कॉन्क्रीट जवाब उनके पास नहीं होता भाजपाइयों के पास कि आपने किसी को टिकट क्यों नहीं दिया किसी मुसलमान को। फिर वो 2-3 जो मोहरे हैं भाजपा के मुसलमान चेहरे उनको आगे करके बताते हैं कि फलाना है फलाना है फलाना है, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्क्रीट आंसर उनके पास नहीं होता कि मुसलमान को क्यों नहीं दिया। हालांकि मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं तो ना मैं हिंदू को टिकट दूं, ना मुसलमान को टिकट दूं, ना अगले को टिकट दूं, ना पिछड़ी को टिकट दूं। मैं इंसान को दूं, काबिल इंसान को दूं। मेरा टिकट देने का आधार काबिलियत होगा, मेरा टिकट देने का आधार जनता में उसका पैठ होगा, मेरा टिकट देने का अधिकार जनता के लिए किया गया उसका काम होगा, मेरा टिकट देने का अधिकार सदन में उसको उपयोगिता का इस्तेमाल होगा। हमारा टिकट, मेरा टिकट देने का अधिकार होगा कि वो सदन में जा करके मोम की गुड़िया की तरह से बैठेगा या कुछ काम कंक्रीट करेगा, देश को दिशा निर्देश देगा या देश को दिशा दिखाएगा। लेकिन वो अब इंतफाक की बात है कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उसका भाग्य है, लेकिन मेरा आधार यही होगा। लेकिन यही बात भारतीय जनता पार्टी से वो क्यों पूछती है कि आपने मुसलमान को कितना दिया? वही भाजपा पूछेगी ना, भाई भाजपा पूछे ना पूछे, हम तो जनता का प्रश्न पूछने वाले जनता के लोग हैं। हम तो पूछेंगे ना कि आपके पास कोई मुसलमान नहीं था, आपके पास अहमद साहब के बाद मुसलमान खत्म हो गए, तो अहमद पटेल का बेटा था, वो रोज रोज आपको फोन कर रहा है, आप उसका फोन ही नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे, व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही है। अहमद पटेल का बेटा परेशान होकर के कहाँ कौन सा पार्टी ज्वाइन करे वही चिंता करे। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो एक ब्लंडर हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा पूरी भारतीय राजनीति में कि अहमद पटेल का बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और गुजरात में क्या करेगा, कोई और पार्टी है नहीं। और मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में अपना प्रभाव जमा रहा है, इस राज्यसभा उम्मीदवारी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो अहमद पटेल के बेटे को गुजरात का प्रभार दे दे। जिस तरह से वहां से हार्दिक पटेल आपको छोड़ करके चला गया क्योंकि उसको लगा कि हाँ ना तो कुछ सीनियर लोग होने दे रहे हैं और जूनियर पर किसी का हाथ नहीं है। इन सब अभी तुरंत आपको झटका लगा है, उसके बाद भी आप नहीं संभले। मित्रों, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को जो जो लोग छोड़ के गए हैं वो अपने निजी लाभ के लिए गए। कांग्रेस को जिन लोगों ने त्यागा है, कांग्रेस ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वो सब लोग जो गली का चुनाव भी नहीं जीत सकते, प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, कांग्रेस ने उनको टिकट दे करके लोकसभा और राज्यसभा का जितवाया है।
मंत्री बनवाया है, पार्टी में बड़ा ओहदा और सम्मान दिया है। लेकिन आज जब पिछले 5 साल से छोड़ करके अब फिर इस साल मतलब 7-8 साल से केंद्र में सरकार नहीं है, कहीं राज्य में सरकार बनने की उम्मीद नहीं है, तो ये सत्ता लोलुप लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए वो सत्ता का लालच में इधर उधर जा रहे हैं। कपिल सिब्बल को लगा कि उत्तर प्रदेश से मेरा दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि मुझे कहीं से टिकट के चांसेस है नहीं। उनको शायद बता दिया गया होगा, क्योंकि वो G3 के सक्रिय सदस्य थे और सोनिया गांधी के विरोधियों में से थे, अध्यक्ष का मांग कर रहे थे, तो उनको लग रहा था, उनको सिग्नल दे दिया गया होगा कि भाई पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। तो वो अखिलेश के शरण में चले गए और अखिलेश को भी एक मशहूर वकील की जरूरत थी, केस आने वाले हैं, तो वो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई दलगत भावना मिल गई, नहीं, उनको टिकट मिल गई, इस वजह से गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोग गए जिनको मतलब कांग्रेस छोड़ने की कल्पना। मैं माधवराज सिंधिया के बेटे को तो कांग्रेस से बाहर निकलने के विषय में सोच ही नहीं सकता था कि मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया को हैसियत मैंने देखा है कि हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हैं कि अब अंदर से बुलावा आएगा, ज्योतिरादित्य गेट खुला, अंदर गए और सीधे कमरे में ढुके। मतलब उन्होंने कमरे को ऐसे भी नहीं किया कि राहुल गांधी अंदर कैसे बैठे, किस हाल में बैठे, उस स्थिति के आदमी। वहां के स्टाफ बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, फारूक अब्दुल्ला का बेटा जितिन प्रसाद, ये मैं नाम भूल गया, हाँ, ये लोग जो है वो ऐसे लोग हैं जो किचन कैबिनेट है राहुल गांधी के, और इन लोगों के साथ औपचारिक अनौपचारिक किसी तरह की व्यवहार राहुल गांधी करते हैं। ऐसे लोग अगर छोड़ के चले गए तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। मित्रों, किसको टिकट मिले या कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन समाज में रहने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई कमी होता हुआ प्रतीत हो तो उसको आईना दिखाया जाए। हो सकता है ये वीडियो सोनिया गांधी किसी न किसी बहाने देख ले, क्योंकि आजकल उनके पास भी कौन सा बड़ा काम है। हो सकता है प्रियंका गांधी के कई चमचों के सीधे व्हाट्सएप से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं जिस ग्रुप में वीडियो डालता हूँ उसमें कई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के वफादार जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कोई खाली टाइम में तफरी के लिए मेरा वीडियो दिखा दे, देखो यार एक आदमी बकवास कर रहा है। और अगर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इस बात का असर हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा तपस्या सफल हो गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि फलाना आदमी को ही टिकट मिलनी चाहिए तो वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, लेकिन ये जरूर नाम ले रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को आपने टिकट दिया उसे 1000 गुना ज्यादा डिजर्विंग कांग्रेसी आपके हाथ हैं और वर्षों से कांग्रेस की सेवा करते हैं। अब चाटुकारिता में भी वो कोई कमी नहीं किए थे। मैं वो बड़ा दंग रह गया कि नए जमाने में चाटुकारिता का भी कोई प्रकार नया डेवलप हुआ है क्या, कि आप फलाने तरह के चाटुकारिता करते थे इसलिए आपको नहीं देंगे, ये वाला फलाना तरह का कर रहा था इसीलिए हम आपको देंगे। या अंत में बात एक बड़ा कड़वी है, मैं ये बात कई बार पाता हूँ और कई लोग कहते हैं कि यार तुम सही बोल रहे हो, कई लोग कहते हैं तुम गलत बोल रहे हो। या क्या अब वाकई कांग्रेस की अंदरूनी कलह वर्चस्व की लड़ाई सतह पर आ गई है? क्योंकि इस उम्मीदवारों को देख करके तो लगता है कि राहुल गांधी को फोन भी नहीं किया गया कि कोई राज्यसभा की उम्मीदवारी तय की जा रही है, और ये टोटल राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी के ऑफिस से छप करके आया और मुकुल वासनिक के नीचे अपना हस्ताक्षर किया। इस लिस्ट को तो देख करके लग रहा है कि इसमें ना तो सोनिया की सुनी गई और ना ही राहुल की, ये सारा का सारा प्रियंका के लोग हैं। क्योंकि ये सब लोग प्रियंका के लिए क्या क्या करते हैं इसका बखान करूंगा, ये उचित नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए शोभा नहीं करता। अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के बेहतरी के तरफ बढ़ता हुआ कदम है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। राहुल गांधी को राहुल गांधी के अपने लोगों ने सफल नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो उसने बहुत अमूलचूल सुधार करने का प्रयास कांग्रेस में किया था। उसने कांग्रेस में झूठी शान बघाड़ने वालों को दरकिनार कर मेहनती लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस में नाम के बल पर पद देने के जगह चुनाव लड़ करके अपनी योग्यता हासिल करके आगे बढ़ने वाले को बढ़ावा देने का प्रयास किया, और लोग कितना ही विरोध करते रह गए। वो इस बात को माना कि अभी से अगर लड़ने भिड़ने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो अनुकंपा के आधार पर टिकट पाओगे तो जनता से कैसे लड़ोगे, जनता के सामने कैसे जाओगे। इसीलिए अपनी काबिलियत स्वयं साबित करो इसी चुनाव से, और उसने इस बात को किया। सुना जाता है कि राहुल गांधी अगर कोई कमिटमेंट करते हैं
तो वो उसको निभाते हैं। और प्रियंका गांधी तो सुनती ही नहीं, कमिटमेंट करने का तो मतलब ही नहीं। एरोगेंस इतना ज्यादा है, शायद प्रियंका, देखिए मैं प्रियंका और राहुल को इतना नजदीक से नहीं जानता, बल्कि मैं तो जानता ही नहीं और वो तो बिल्कुल नहीं पहचानती, लेकिन फिर भी जितनी समझ हमको है राहुल से प्रियंका में कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ये दोनों ही निकम्मे लोग हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर इन निकम्मों में से कोई एक बढ़िया एक को चुनना पड़े तो मैं तो राहुल गांधी को चुनूंगा, क्योंकि इससे वो बेहतर लगते हैं। खैर, मैं ना तो राहुल गांधी को इंडोर्स करने के लिए बैठा हूँ, ना ही प्रियंका गांधी को खराब करने के लिए। मैं तो ये बैठा हूँ कि भाई कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर इसी तरह से अपमान करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये चर्चा होगा कि भाई गंगा तो साफ नहीं हुई, कांग्रेस जरूर साफ हो गई। और मैं लोकतंत्र का पुजारी होने के नाते बार बार अपने वीडियो में जरूर कहता हूँ कि इस देश में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है मजबूत लोकतंत्र के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का खटका हमेशा लगा रहना चाहिए कि कोई एक ऐसा सख्त शख्सियत है जो हमारे सीट को कब्जिया सकती है। कोई एक आदमी का डर नरेंद्र मोदी के दिल में रहना चाहिए, चाहे वो राहुल का हो, प्रियंका का हो, सोनिया का हो, केजरीवाल का हो, मायावती का हो, मुलायम का हो, चंद्रबाबू नायडू का हो, स्टालिन का हो, ममता बनर्जी का हो। एक आदमी का खौफ नरेंद्र मोदी के दिमाग में जरूर रहना चाहिए। सरकार नरेंद्र मोदी की रहे, लेकिन अपोजिशन मजबूत एक देश में रहे, तभी जा करके लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि जैसे आदरणीय प्रेम नंदू जी को नमस्कार, जैसे ही नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास होगा कि हमारे आगे कोई नहीं है, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, उसी दिन नरेंद्र मोदी ऑक्रेंस मतलब एरोगेंट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार क्या करना, कुछ करके हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। इसलिए अगर कांग्रेस मजबूत रही तो एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका समस्त भारत, पूरे भारत वर्ष में हर गांव में 2 या 3 लोग जरूर मिल जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की इतनी फैलाव देश के राजनीति में नहीं हुई है कि आप सुदूर के साउथ में कहीं जाएं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाएं, आसाम के किसी कोने में जाएं। बेशक आसाम में सरकार है, लेकिन बहुत ऐसे गांव हैं जहां किसी को पता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी कौन है, भाजपा कौन है। साउथ में और बहुत ऐसे जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी को तो किसी नाम ही नहीं सुना। प्रधानमंत्री बेशक भाजपा का हो, जनरल लाल जी के प्रश्न में बताया गया कि देश का राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, लेकिन शायद वो भाजपा ना जानते हो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें कांग्रेस का सक्रिय सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता ना हो जो हाथ के निशान को देखता है, किसी और को देखते नहीं। ऐसे पार्टी का प्रभावहीन होना लोकतंत्र के लिए अशुभ है और खलता है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अब ये कांग्रेसी डिसाइड करेंगे कि वो सोनिया जी के नेतृत्व में मजबूत होना चाहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत होना चाहते हैं, या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मजबूत होना चाहते हैं, और बाकी के अलावा कोई और तो दिखता नहीं। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि वो प्रेम नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में मजबूत होना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गांधी से आगे सोच ही नहीं सकता, और द्विवेदी जी के नाम के आगे गांधी नहीं लिखा है, मेहला साहब के नाम के आगे गांधी नहीं लिखा है, तो वो उन पर तो विचार ही नहीं करेगा। तो बेमतलब जब विचार नहीं होगा तो मैं नाम रख करके क्या करूं। लेकिन कांग्रेसियों को ये जरूर सोचना पड़ेगा, और उसके पहले कांग्रेस के आला नेतृत्व सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी को ये सोचना पड़ेगा कि कौन असल कांग्रेसी है और कौन डिजर्व करता है राज्यसभा के लिए, कौन डिजर्व कर सकता है पार्टी महासचिव के लिए, कौन डिजर्व करता है किसी भी की पॉइंट पर नियुक्ति पाने के लिए, की पॉइंट पर नियुक्ति देने के लिए। जब तक इस तरह की ईमानदार सोच और तटस्थ और मेहनती लोगों को पिक नहीं किया जाएगा, तब तक किचन कैबिनेट में, किचन में अचार चटनी और मुरब्बा ही बनाती रह जाएगी, कांग्रेस को नहीं बना पाएगी। और कांग्रेस को अगर आप नहीं बनाएंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मित्रों, जो लोग टिकट पाए हैं वो भाग्यशाली लोग हैं, उनके भाग्य पर मैं क्यों कोसूं, मेरा भाग्य उतना नहीं था। लेकिन जो लोग टिकट नहीं पाए हैं, मैं उन लोगों को
अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी संतावना देता हूँ और अपना सद्भाव देता हूँ कि आप लगे रहिए। वफादारी कहीं नहीं जाती है, घूम फिर करके आपके सामने आती है। और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर राहुल, प्रियंका और सोनिया को लगेगा कि भाई प्रेम द्विवेदी जैसा वफादार आदमी मेरे पास था और हमने राकेश परमार जैसे अवसरवादी को मौका दे दिया, इससे तो बढ़िया प्रेम नारायण जी होते। वो दिन आपके जीवन में पारितोषिक के तरह आएगा। और एक गाना है ना, अपना टाइम आएगा, तो आप भरोसा करिए कि अपना टाइम आएगा, और जब आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों पर आज इतना ही, आगे किसी और एपिसोड पर बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो एपिसोड डेवलप हो रहा है, जैन की गिरफ्तारी, केजरीवाल का ड्रामा और ज्ञान वापी मंदिर प्रकरण, उसमें लग रहा है कि बोलने के लिए बहुत होगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और ज्ञान वापी मंदिर की भी जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव की जय और बनारस के पवित्र भूमि की जय।